इंडियन बिलियनियर और बिजनेस मैग्नेट राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा था कि वेदर, डेथ, स्टॉक मार्केट और विमेन को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर अचानक कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ होने पर यह स्टेटमेंट आखिर सच हो ही गई और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी शॉक्ड रह गई। इंडिया के वॉरेन बफेट जाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला जी की नेटवर्थ 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी जब 62 इयर्स में राकेश जी की डेथ हुई। उधर साइरस मिस्ट्री, टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन भी 54 इयर्स की एज में कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इस न्यूज से भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शॉक की लहर दौड़ गई थी। दोस्तों, हमारी लाइफ अनसर्टेनिटीज से बेहद भरी हुई है और ये एश्योर करना कि आपकी वेल्थ उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें आप चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एश्योर करिए कि आपके लव्ड वंस ये जानते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आखिर कहां पे हैं। फैमिली मेंबर्स के लॉस के बाद हुए फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस से डील कर पाना बेहद डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर इन्वेस्टमेंट्स में कोई नॉमिनेशन ही नहीं हुआ हो तो डिजीज्ड पर्सन के हेयर्स यानी कि उत्तराधिकारी के लिए इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि शेयर्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, बैंक एफडी को एक्सेस कर पाना ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी विल में ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें कि वो अपनी डेथ के बाद उनके एसेट्स और तो और उनके इन्वेस्टमेंट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आज हम मेन अकाउंट होल्डर यानी कि इन्वेस्टर के गुजर जाने पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स के नॉमिनेशन के बारे में समझने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड्स पर क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं जिससे कि आपको अपनी वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। आइए अब वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद पैसे आखिर किसे मिलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के द्वारा लोगों के बीच स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए किया गया था इंट्रोड्यूस, और करेंटली ये मोस्ट पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम्स में से एक है। ये टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ रीजनेबल रिटर्न भी अर्न करके देता है। जी हाँ, पीपीएफ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में से वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करता है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के Q4 यानी कि जनवरी टू मार्च के लिए इंटरेस्ट रेट 7.1% फिक्स की गई है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो क्योंकि पीपीएफ स्कीम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल की सेफ्टी की गारंटी होती है, यानी कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है उसकी तो सेफ्टी है ही, साथ ही साथ गारंटीड इंटरेस्ट रेट्स भी ये ऑफर करता है। लेकिन अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तब पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि नॉमिनी या फिर लीगल हेयर को इस अकाउंट को कंटिन्यू रखना अलाउड नहीं है। पीपीएफ अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट है ना, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक कि नॉमिनी या फिर लीगल हेयर इसे क्लेम नहीं करता। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिटेड एक्सेस अमाउंट पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ये इसके क्लेमेंट यानी कि नॉमिनी या लीगल हेयर को एज इट इज रिटर्न कर दी जाएगी। सिंपल वर्ड्स में, अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो एक्यूमुलेटेड फंड्स उनके नॉमिनी और लीगल हेयर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस केस में पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी कंप्लीशन के रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो आइए अब ये समझते हैं कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद आप बैलेंस पीपीएफ अमाउंट कलेक्ट करने के लिए क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे दो केसेस हैं। केस नंबर 1, इन केस नॉमिनी एग्जिस्ट करता हो तो नॉमिनी को फॉर्म जी, डेथ सर्टिफिकेट और पीपीएफ अकाउंट होल्डर की पासबुक उस बैंक या फिर उस पोस्ट ऑफिस में सबमिट करानी होगी जिसमें अकाउंट होल्डर का पीपीएफ अकाउंट है। फॉर्म जी को नॉमिनी की डिटेल्स जैसे कि नॉमिनी के बैंक अकाउंट नंबर, नॉमिनी की दूसरी डिटेल्स जैसे कि एड्रेस ऑफ रेजिडेंस से फिल किया जाना चाहिए। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से फॉर्म जी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार बस प्रोसीजर अगर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद पूरी पीपीएफ अमाउंट नॉमिनी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। इन केस अकाउंट होल्डर ने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट कोई लोन ले रखा था
तो उसके रीपेमेंट और उसके इंटरेस्ट अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बचता है वो नॉमिनी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद उन्हें रिव्यू किया जाता है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पीपीएफ अमाउंट नॉमिनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात करते हैं केस 2 की कि अगर नॉमिनी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इन केस कोई नॉमिनी ही नहीं है तो इस केस में लीगल हायर क्लेम कर सकता है। यहां लीगल हायर को फॉर्म जी एंड अकाउंट होल्डर की पासबुक के साथ साथ पीपीएफ अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। लीगल हायर को विल की कॉपी अगर है तो उसके साथ साथ एक सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सबमिट कराने होंगे। जब कोई व्यक्ति बिना किसी विल के मर जाता है ना, तो उसके स्टेट को एडमिनिस्टर करने वाले पर्सन को सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू किया जाता है। यहां पे नोट करिएगा कि अगर पीपीएफ बैलेंस 1 लाख रुपए से कम है तो लीगल हायर बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के ही अमाउंट को क्लेम कर सकता है। लीगल हायर को फॉर्म जी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स उस बैंक या फिर उस पोस्ट ऑफिस में सबमिट कराने होंगे जहां पे पीपीएफ होल्डर का अकाउंट था। एक बार डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद पीपीएफ फंड्स लीगल हायर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। याद रखें कि नॉमिनी वो होता है जिसे अकाउंट होल्डर की डेथ होने पे सिर्फ पीपीएफ मनी की कस्टडी मिलती है। इस पीपीएफ अमाउंट के ट्रू ओनर्स तो लीगल हायर ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि अगर बैंक एफडी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो मनी को कौन इनहेरिट करेगा। तो आप बैंक एफडी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट से फेमिलियर तो होंगे ही। फिक्स्ड डिपॉजिट पे आप अपने बैंक में एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए एक लमसम अमाउंट यानी कि एग्रीड इंटरेस्ट रेट पर डालते हैं। टेन्योर के एंड में आपको इन्वेस्ट की गई अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये है बैंक एफडी। आप अपनी बैंक एफडी के अगेंस्ट लोन भी अवेल कर सकते हैं सर्टेन कंडीशंस फुलफिल करने पे। तो अब अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बैंक एफडी के फंड्स को कौन इनहेरिट करेगा, आइए समझते हैं। अगर आपने अपनी बैंक एफडी के लिए नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है तो ये मत सोचिएगा कि अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद नॉमिनी को मनी मिल जाएगा। जी हां, एफडी के केस में नॉमिनी मनी का ट्रू ओनर नहीं होता है। नॉमिनी आपके लीगल हायर के बिहाफ पे सिर्फ ट्रस्टी यानी कि एज अ केयर टेकर का रोल प्ले करता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अकाउंट होल्डर की डेथ पर क्लेम्स सेटलमेंट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के इंटेंशन को पूरा करती है। ये नॉमिनी लीगल हायर्स के राइट को नहीं ले सकता। नाउ बैंक एफडी में 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, सिंगल और जॉइंट अकाउंट। शुरुआत करते हैं सिंगल बैंक एफडी अकाउंट से जिसमें सिर्फ एक अकाउंट होल्डर होता है। तो यहां अगर एफडी होल्डर ने एक नॉमिनी अपॉइंट किया हुआ है तो प्रोसीड्स उससे ट्रांसफर कर दी जाती है। नॉमिनी को फिर ये प्रोसीड्स लीगल हायर्स को हैंडओवर करनी होती है। हालांकि अगर कोई लीगल हायर ही नहीं है तो ऑफ कोर्स नॉमिनी ही उस इनकम को खुद ले सकता है। तो ये भी पॉसिबल है कि उस पर्सन ने विल ही ना बनाई हो। उस केस में एफडी प्रोसीड्स उनके रिलीजन के लॉ के अकॉर्डिंग या फिर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर अकाउंट होल्डर ने लीगल हायर या नॉमिनी अपॉइंट किसी को भी नहीं किया था तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट को रिन्यू करता रहेगा तब तक जब तक कि उससे कोई क्लेम करने के लिए नहीं आता है। अगर एफडी होल्डर ने नॉमिनी पर्सन अपॉइंट नहीं किया था तो फैमिली मेंबर्स अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं और उसके लिए फैमिली मेंबर्स को प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि वो ही उस बंदे के लीगल हायर हैं। इसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट देना होगा। एनीवे, केस जो भी हो, एफडी प्रोसीड्स का ट्रू ओनर तो लीगल हायर ही होगा। तो अब बात करते हैं कि जॉइंट एफडी अकाउंट का क्या होगा। एक जॉइंट एफडी अकाउंट में अप टू 3 डिपॉजिटर्स अलाउड होते हैं। जॉइंट एफडी अकाउंट में अलग अलग क्लॉजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइदर और सर्वाइवर या फिर एनीवन और सर्वाइवर या फिर फॉर्मर और सर्वाइवर या फिर लैटर और सर्वाइवर। नाउ आइदर और सर्वाइवर को समझते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए कि आपका एंड आपके स्पाउस का आइदर और सर्वाइवर क्लॉज के तहत एक जॉइंट एफडी अकाउंट है। तो अगर आप में से किसी भी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो ऑफ कोर्स बैंक इंटरेस्ट के साथ साथ फाइनल एफडी बैलेंस सर्वाइवर को पे कर देता है। इन केसेस अकाउंट में कोई नॉमिनेशन है पहले से, फिर भी फंड्स सर्वाइवर को ही दिए जाएंगे। तो अगर दोनों अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है फिर क्या होगा? इस केस में नॉमिनी को फंड्स का एक्सेस मिल जाता है। नॉमिनेशन नहीं है तो सर्वाइविंग एफडी अकाउंट होल्डर को फंड्स मिल जाते हैं
और इन केस दोनों अकाउंट होल्डर्स मर जाते हैं तो फिर क्या होगा, उस केस में दोनों डिपॉजिटर्स के लीगल हायर को फंड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एनीवन और सर्वाइवर क्लॉज की। तो मान लीजिए कि एफडी के 2 या 2 से ज्यादा जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं। अगर एक से ज्यादा अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बैंक फाइनल बैलेंस और इंटरेस्ट सर्वाइवर्स को देगा। सभी डिपॉजिटर्स की डेथ हो जाती है तो बैंक नॉमिनी को एफडी प्रोसीड्स देगा। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो एक या एक से ज्यादा डिपॉजिटर्स की डेथ पर डिपॉजिटर के लीगल हायर और सर्वाइवर को फंड्स मिलेंगे। सभी डिपॉजिटर्स की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, सभी डिपॉजिटर्स के लीगल हायर को फंड मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट है फॉर्मर और सर्वाइवर। ये एक जॉइंट अकाउंट है जहां फॉर्मर अकाउंट होल्डर यानी कि फर्स्ट होल्डर अकाउंट से फंड्स विड्रॉ कर सकता है। फॉर्मर अकाउंट होल्डर के डेथ के बाद सेकंड अकाउंट होल्डर एफडी प्रोसीड्स विड्रॉ कर सकता है। एफडी फंड्स विड्रॉल के लिए सेकंड अकाउंट होल्डर को कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज करनी होती है बैंक के साथ, यानी कि उसे फॉर्मर अकाउंट होल्डर के डेथ प्रूफ को सबमिट करना होता है। दोनों डिपॉजिटर्स के डेथ पे नॉमिनी को फंड्स का एक्सेस मिल जाता है और इन केस कोई भी नॉमिनेशन नहीं है और सभी डिपॉजिटर्स की डेथ हो जाती है तो सभी डिपॉजिटर्स के लीगल हायर को पैसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है लैटर और सर्वाइवर। सो ये फॉर्मर और सर्वाइवर से काफी सिमिलर है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सेकंड अकाउंट होल्डर अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है और फंड्स को विड्रॉ कर सकता है। जब लैटर होल्डर की डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर के पास मनी का एक्सेस होता है। दोस्तों यहाँ पे भी दोनों डिपॉजिटर्स की डेथ हो जाने पे नॉमिनी को फंड्स मिल जाता है और अगर कोई भी नॉमिनेशन नहीं है तो सभी डिपॉजिटर्स के लीगल हायर को फंड्स मिल जाएगा। अब समझते हैं कि क्लेम फाइल करने के लिए नॉमिनी या लीगल हायर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सो फर्स्ट है क्लेम फॉर्म। ये एक लेटर होता है जो कि स्टेट करता है कि डिपॉजिटर की डेथ हो गई है और आप फंड्स क्लेम करने के लिए एक लीगल हायर या फिर एक नॉमिनी हो। इसके साथ ही आपको देने होंगे डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ लीगल हायर, इंडेमनिटी बॉन्ड। ये फॉर्मेट आप बैंक्स से ले सकते हैं, उनके पास अवेलेबल होता है। नाउ डॉक्यूमेंट्स के इवैल्यूएशन होने के बाद जो प्रोसीड्स है उसको राइटफुल ओनर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि लीगल हायर, नॉमिनी, जॉइंट होल्डर एफडी को लिक्विडेट करने के बजाय आराम से उसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि यूनिट होल्डर के डेथ के बाद म्यूचुअल फंड्स का क्या होता है। म्यूचुअल फंड यूनिट्स का ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिजीज यानी कि मरे हुए पर्सन यूनिट होल्डर के नाम पे जो भी यूनिट्स थी वो या तो सर्वाइविंग यूनिट होल्डर को मिल जाती हैं या फिर लीगल हायर को या फिर नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती हैं। नाउ म्यूचुअल फंड्स में 3 टाइप के क्लेमेंट्स यूनिट्स के ट्रांसमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहला है ऑफ कोर्स द जॉइंट अकाउंट होल्डर, फिर है नॉमिनी एंड लीगल हायर। नाउ म्यूचुअल फंड यूनिट्स या तो सिंगली या फिर जॉइंटली होल्ड की जा सकती है और इनके मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर और सर्वाइवर बेसिस या फिर जॉइंट बेसिस पर हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर की डेथ पर क्लेम रिक्वेस्ट के लिए सबमिट होने वाले डॉक्यूमेंट्स इस बात पे निर्भर होंगे, डिपेंडेंट होंगे कि आखिर मोड ऑफ होल्डिंग क्या था, राइट? शुरुआत करते हैं जॉइंट अकाउंट होल्डर्स से। अगर जॉइंट अकाउंट से इन्वेस्ट किया गया था यहाँ पे तो मैक्सिमम 3 जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं एंड 3 पॉसिबल टाइप के क्लेम हो सकते हैं। फर्स्ट होल्डर के डेथ के बाद जॉइंट अकाउंट के सर्वाइवर को इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट, सभी जॉइंट होल्डर्स के डेथ के मामले में इन्वेस्टमेंट नॉमिनी पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है एंड सभी जॉइंट होल्डर्स की डेथ के बाद और कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो इस केस में इन्वेस्टमेंट लीगल हायर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सोल अकाउंट होल्डर्स की बात करते हैं। तो इन केस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सोल अकाउंट के थ्रू किया गया है तो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के क्लेमेंट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर कोई नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो इन्वेस्टमेंट उस नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सकता है और इन केस कोई भी नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट उसके लीगल हायर को ट्रांसफर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जब मल्टीपल लीगल हायर्स एक ही इन्वेस्टमेंट के लिए जॉइंट क्लेम करते हैं तो क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट को प्रोबेटेड विल के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जा सकता है। नाउ प्रोबेट एक जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें विल को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ और एक्सेप्ट किया गया होता है और ये एक वैलिड पब्लिक डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है जो कि डिजीज्ड पर्सन का एक लास्ट ट्रू टेस्टामेंट होता है।
वैलिड विल ना होने पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स में से इक्वल शेयर सभी लीगल हायर्स को मिल जाता है। याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड होल्डर की डेथ होने पर नॉमिनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सिर्फ ट्रस्ट के तौर पे तब तक ही होल्ड करता है जब तक कोई लीगल हायर उसे क्लेम नहीं करे। आइए अब देखते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स यूनिट को कैसे क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि मरने वाले इन्वेस्टर ने एक जॉइंट अकाउंट में से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और एक नॉमिनी भी रजिस्टर किया हुआ था। तो इस केस में जॉइंट अकाउंट होल्डर या फिर नॉमिनी कुछ की डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्लेम फाइल कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं क्लेमेंट द्वारा लेटर जिसमें यूनिट्स के ट्रांसफर की रिक्वेस्ट की गई हो या फिर ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड हाउस। इसके साथ ही डिजीज्ड इन्वेस्टर का डेथ सर्टिफिकेट की नोटराइज्ड कॉपी, साथ ही क्लेमेंट्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ ही साथ गार्डियन के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ ही साथ नॉमिनी के बर्थ सर्टिफिकेट इन केस नॉमिनी माइनर है तो, और क्लेमेंट के बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे कि कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक की एक अटेस्टेड कॉपी। तो आइए अब बात करते हैं यूनिट्स ट्रांसफर का क्लेम करने के लिए लीगल हायर द्वारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो ऑल्टरनेटिवली अगर म्यूचुअल फंड के लिए कोई नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नहीं किया गया है तो डिजीज्ड इन्वेस्टर के लीगल हायर ट्रांसफर क्लेम सबमिट कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट जॉइंट अकाउंट से किया गया है तो लीगल हायर यूनिट्स के ट्रांसफर का क्लेम तभी कर सकते हैं जब सभी जॉइंट होल्डर की डेथ हो गई हो और कोई भी नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं हो। जब एक लीगल हायर यूनिट्स के ट्रांसमिशन का क्लेम फाइल करता है तो प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते होते हैं। आइए इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पर नजर डालते हैं। तो ये है लीगल हायर द्वारा साइंड इंडेमनिटी बॉन्ड, नेक्स्ट इंडिविजुअल एफिडेविट बाय लीगल हायर, सक्सेशन सर्टिफिकेट की कॉपी या फिर प्रोबेटेड विल की नोटराइज्ड कॉपी। इन डॉक्यूमेंट्स को प्रीवियस सेक्शन में मेंशन डॉक्यूमेंट्स के एडिशनल यानी कि ओवर एंड अबव सबमिट करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉइंट अकाउंट होल्डर या फिर रजिस्टर्ड नॉमिनी के एब्सेंस में ना एक लीगल हायर को इन्वेस्टमेंट रिसीव करने के लिए काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है और तभी वो इन्वेस्टमेंट्स उसके नाम पे ट्रांसफर हो पाएंगे। फंड हाउस सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के 30 दिन के विद इन क्लेमेंट को म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ट्रांसमिशन कर देता है। तो फाइनली डिस्कस करते हैं कि शेयर होल्डर की डेथ के बाद आखिर शेयर को कौन कौन इनहेरिट कर सकता है। गाइस, इंडिया में शेयर होल्डर के मरने पर नॉमिनी या फिर लीगल हायर को ट्रांसफर किए गए शेयर्स को ट्रांसमिशन कहा जाता है। जी हाँ, याद रखें, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के केस में नॉमिनी या फिर लीगल हायर को शेयर या यूनिट ही मिलेंगे, पैसा नहीं। सबसे पहले डीमैट अकाउंट में सिंगल होल्डर की बात कर लेते हैं। गाइस, जब एक सिंगल होल्डर होता है ना और नॉमिनी अपॉइंट हुआ होता है तो नॉमिनी को ही शेयर्स मिल जाते हैं और इन केस नॉमिनी नहीं है तो लीगल हायर को यूनिट्स दे दिए जाएंगे। याद रखिएगा कि नॉमिनी केवल रियल ओनर्स के बिहाफ पे ही शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, शेयर्स उनके नहीं हो जाते हैं। नाउ अगर डीमैट अकाउंट में जॉइंट होल्डर्स हैं उस केस में क्या होगा? उस केस में याद रखिएगा कि यदि पहला अकाउंट होल्डर मर जाता है तो शेयर्स बाकी अकाउंट होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यदि दोनों अकाउंट होल्डर्स ही मर जाते हैं तो शेयर्स नॉमिनी को दिए जाएंगे और इन केस नॉमिनी नहीं है तो इस केस में लीगल हायर्स को शेयर मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि शेयर्स के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। सिक्योरिटीज के क्लेमेंट को एक ट्रांसमिशन फॉर्म सबमिट करना होगा। वो इस फॉर्म को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि डीपी से ले सकते हैं या फिर डीपी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। इसके साथ ही साथ इन्हें डेथ सर्टिफिकेट की नोटराइज्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लीगल हायर को ये कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, जैसे कि पहला इंडेमनिटी बॉन्ड जो लीगल हायर द्वारा साइंड हो, नेक्स्ट प्रोबेटेड विल की नोटराइज्ड कॉपी, एडमिनिस्ट्रेशन लेटर, सक्सेशन सर्टिफिकेट की कॉपी ओनली इफ सिक्योरिटी की वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। इन केस ऑफ नो नॉमिनी एक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो कि सभी लीगल हायर द्वारा मिली हो। तो एक बार जब सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि डीपी को मिल जाते हैं और वो इन डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट कर देते हैं तो सारे के सारे शेयर्स लीगल ओनर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा कि इन्वेस्टर की डेथ के बाद उसका डीमैट अकाउंट तुरंत क्लोज हो जाता है।
तो जॉइंट होल्डर को अपने अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये टॉपिक पसंद आया है। ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.